दोस्तों आप ज़रा इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और देर रात आप टॉयलेट करने के लिए अपने बर्थ से नीचे उतरकर ट्रेन के टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही आप टॉयलेट करके टॉयलेट से बाहर निकलते हैं तो आपकी नज़र बाहर बैठे एक भिखारी पर पड़ती है और आप उस भिखारी को इग्नोर करते हुए आगे ही बढ़ते हैं कि वो भिखारी आपका नाम लेते हुए एक बड़े रुबाब से कहे कि तुम पूरी रात कोबन स्टेशन पर ही बिताना, चाहे जो भी हो जाए स्टेशन से बाहर मत निकलना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी एक टांग पर ही बितानी पड़ेगी। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आपके उस भिखारी से तू मैं तो हो ही जाएगी। कुछ वैसा ही जैसा कि उस रोज़ सुखदेव जी के साथ हुआ था। पर दोस्तों उसके बाद उस ट्रेन के सफ़र में सुखदेव जी के साथ जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक और दिल को झंझोर देने वाला था। दोस्तों उस रात सच में सुखदेव जी की एक टांग कटते कटते बची थी, पर सुखदेव जी से ज़्यादा बुरा हाल उनके गांव वाले अर्पित के साथ हुआ जो उस सफ़र में उनके साथ थे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार, सुनाता हूं इस पूरी घटना को सुखदेव जी के नज़रिए से। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी। दोस्तों मैं और अर्पित उस रात त्रिवेणी एक्सप्रेस से चिलोनधा के लिए रवाना हुए थे। ये सफ़र 651 किलोमीटर का था, जिसमें 12 से 13 घंटे का लंबा वक्त हमें ट्रेन में ही बिताना था। क्योंकि हम शाम के 5 बजे ट्रेन में चढ़े थे तो ऐसे में कुछ घंटों में ही सूरज भी ढल गया और मैं अपने साइड लोअर सीट पर पैर पसार कर लेट गया। वहीं अर्पित ठीक मेरे ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और बीतते वक्त के साथ अब मुझे उबासियां भी आने लगी थी और देखते ही देखते मेरी आंखें भी बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सभी यात्री गहरी नींद में डूबे हुए थे और फिर इसी बीच जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी वीराने में रुकी हुई है। खैर उस वक्त मुझे टॉयलेट लगी थी तो ऐसे में मैं अपनी सीट से उठा और टॉयलेट की तरफ बढ़ा। फिर टॉयलेट करने के बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही मेरी नज़र बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसके कपड़े इतने गंदे थे कि उनसे बड़ी ही अजीब सी गंध आ रही थी। मैं अपनी नाक को सिकोड़ता हुआ उस आदमी को अनदेखा करते हुए आगे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी वो आदमी मेरा नाम लेते बोला, अरे सुखदेव जी, आज की रात तेरे पर बहुत भारी है। अपनी खैरियत चाहता है तो पूरी रात कोबन स्टेशन पर ही बिताना, नहीं तो बाकी की ज़िंदगी एक टांग पर ही बितानी पड़ेगी। उस अनजान आदमी के ये कहते ही पहले तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे मालूम और ये मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। अभी मैं उस आदमी से इस बारे में पूछता कि तभी मुझे अर्पित ने आवाज़ देते हुए कहा, सुखदेव भाई जल्दी इधर आओ। अर्पित के आवाज़ दे दे मेरा ध्यान उस आदमी से हट गया और मैं अर्पित की ओर बढ़ गया। पर जब मैं अर्पित के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो तो खर्राटे ले रहा है, मतलब कि वो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा था। अगर दोस्तों अर्पित सो रहा था तो वो आवाज़ किसकी थी? अब इस सवाल ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। पहले तो उस अनजान आदमी का मेरा नाम लेना और अब किसी का मुझे अर्पित की आवाज़ में पुकारना, ये दोनों ही बातें बड़ी ही अजीब लग रही थी। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने आप को शांत रखने के लिए मैं अपनी सीट पर बैठ गया और अपने ख्यालों को इधर उधर की बातों में भटकाने लगा ताकि अभी जो मैंने महसूस किया है उससे मेरा ध्यान हट जाए। पर दोस्तों मेरा दिमाग उस वक्त कुछ और ही सोचने को तैयार ही नहीं था। मैं अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने मेरे सीट पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई नजर आई जो मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मेरी नज़र उसकी नज़रों से मिली ही थी कि इतने में ही वो चीखते हुए बोली,
ये मुझे छेड़ रहा है, ये मुझे छेड़ रहा है। उस लड़की के इतना कहते ही ना जाने कहां से 4-5 जने आ गए और आते ही उन्होंने मुझे मेरे कॉलर से पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। तमाचे पड़ते ही मेरा दिमाग कुछ देर के लिए झंझना उठा, जिस वजह से मैं कुछ देर के लिए कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर पाया। और जब मेरा दिमाग नॉर्मल हुआ तब तक वो लोग मुझे ट्रेन से नीचे उतार चुके थे। फिर जैसे ही मैंने देखा कि मुझे जबरन ट्रेन से नीचे उतार लिया गया है तो मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे चीखता देख उन बदमाशों ने मेरे मुंह में फौरन ही कपड़ा ठूंस दिया और उसके बाद मेरी छाती में बहुत तेज कौनी दे मारी, जिसके तुरंत बाद ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया, जिसके चलते मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं खुद को बिना कपड़े में पाया। मेरे पूरे शरीर पर पीले रंग का लेप लगा हुआ था। फिर दोस्तों जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि वहां कोई है ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। साथ ही मैं अब तक इस कदर डर गया था कि मेरे हाथ पैर तक सुन पड़ने लगे थे। मैं इतना तो जानता ही था कि अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा, लिहाजा मैं वहां से उठा और अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ और मैंने भागना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। मैं बस भागता ही रहा। फिर काफ़ी भागने के बाद जब मुझे दूर एक जगह रोशनी नजर आई तो मैंने उस रोशनी की तरफ दौड़ना शुरू किया। और फिर जब मैं उस रोशनी के करीब आया तो मैंने पाया कि वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और जब मैं भागते हुए स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा तो मुझे सामने एक बोर्ड पर नजर आया जिस पर लिखा हुआ था कुबुन रेलवे स्टेशन। स्टेशन का नाम पढ़ते ही मुझे उस आदमी की बातें तक याद आ गई कि ये तो वही स्टेशन है जिसका जिक्र करते हुए उस आदमी ने मुझे हिदायत दी थी कि मुझे ये पूरी रात इसी स्टेशन पर गुजारनी होगी। अब ये याद आते ही मैं समझ गया कि वो ट्रेन वाला आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था और अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं उसकी बात को मान लूं। लिहाजा मैं वहीं स्टेशन के एक कोने में जाके दुबक गया। चूंकि मैं बिना कपड़ों के था तो ऐसे में मुझे शर्म भी आ रही थी, पर अच्छी बात यह थी कि उस वक्त स्टेशन पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। अभी मैं स्टेशन के कोने में दुबका ही था कि तभी मुझे एक बेंच के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। फिर जब मैंने उस बेंच की ओर ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस बेंच के पीछे कोई छिपने की जुगत में लगा हुआ है। अभी मेरा ध्यान उस बेंच की ओर ही था कि तभी अचानक से उस बेंच के पीछे से एक आदमी उठा और चीखते हुए भागने लगा। वहीं उस आदमी को देखते ही मेरी सांसें हलक में अटक गई और मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि वो आदमी भी ठीक मेरी ही तरह बिना कपड़ों के था और उसके पूरे बदन पर भी पीले रंग का लेप लगा हुआ था। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो आदमी चीखते हुए पटरियों के उस पार चला गया, पर उसके चीखने की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। वहीं मैं बदहवासी में ये सोचता रहा कि आखिर वो आदमी यहाँ से भागा क्यों। फिर करीब 10 मिनट के बाद एकदम से मेरा पूरा बदन चुनचुनाने लगा और फिर देखते ही देखते वो चुनचुनाहट इस कदर बढ़ने लगी कि मेरी आंखों और कानों के अंदर भी महसूस होने लगा, जो कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होते जा रही थी। दोस्तों मैं पहले से ही बुरी तरह से घबराया हुआ था और अब चुनचुनाहट ने मेरी बची कुची सोचने की क्षमता भी खत्म कर दी थी और मैं भी उस आदमी की तरह चीखने चिल्लाने लगा था। मैंने अभी चीखना शुरू ही किया था कि तभी किसी ने मेरे ऊपर बहुत सारा पानी उड़ेलते हुए कहा, देखो जल्दी से अपने ऊपर लगा ये पीला लेप, जल्दी से धो लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर जब मैंने एक नज़र सामने देखा तो एक आदमी हाथ में बाल्टी लिए खड़ा हुआ नजर आया। अभी मैं कुछ रिएक्ट करता कि फिर से उस आदमी ने बोला, अभी तुम्हें कुछ राहत मिल गई होगी, पर यह सिर्फ कुछ ही देर के लिए है, इसलिए बिना देरी किए जल्दी से पूरा लेप धो लो। तभी मुझे महसूस हुआ कि सच में मुझे चुनचुनाहट नहीं हो रही है, जिस वजह से मैं जल्दी से उठा और उस आदमी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई भाई मेरी मदद कर दो प्लीज़।
मेरी मदद मांगते ही उस आदमी ने पहले तो मुझे स्टेशन के उस हिस्से में ले गया जहां पर एक हैंडपंप खड़ा था। फिर उस भले आदमी ने मुझसे बोला कि मैं हैंडपंप चलाता हूं और तुम अच्छे से ये पूरा लेप धो लो। जिसके बाद मैंने वैसे ही किया। अच्छे से नहाने के बाद जब वो पूरा लेप धुल गया तो उस आदमी ने मुझसे कहा, अब पूरी रात यहाँ से कहीं मत जाना, मैं सुबह तुम्हें कपड़े ला कर दूंगा, फिर तुम यहाँ से चले जाना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया और मैं फिर से स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गया और वहीं पर बैठे बैठे सुबह होने का वेट करने लगा। हालांकि मेरा डर अभी भी बना हुआ था, पर साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि रात कटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ही सही आखिरकार रात का अंधेरा छटा और सुबह होते ही वो आदमी अपने कपड़े लेकर वापस लौटा। उस आदमी ने मुझे कपड़े देते बोला, अब तुम सीधे अपने घर मत चले जाना, पहले किसी शमशान में जाके ये कपड़े जला देना और फिर नहाने के बाद नए कपड़े खरीद लेना, फिर उसके बाद तुम बिना किसी डर के अपने घर जा सकते हो। दोस्तों, इतना कहकर उस आदमी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए और फिर मैं उस स्टेशन से उस आदमी के दिए कपड़े पहनकर पहले तो निकला बाजार की ओर, जहां से मैंने नए नए कपड़े खरीदे। और फिर उसके बाद मैंने पता किया कि यहाँ पर शमशान कहाँ है। कुछ लोगों से पूछताछ के बाद मुझे एक शमशान का पता चला जो कुछ ही दूर था। शमशान का पता चलते ही मैं नए कपड़े लिए उस शमशान घाट में पहुंचा। शमशान घाट में उस वक्त कोई भी मौजूद ही नहीं था, तो मैंने फौरन ही वहां पर पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया और अपने कपड़ों के साथ आग लगा दी और फिर वहां पर मौजूद कुएं के पानी से नहाकर नए कपड़े पहन लिए। जिसके फौरन बाद ही मैं वहां से निकल गया और बस पकड़कर घर लौट आया। पर अगले कुछ महीनों तक तो उस रात का डर बरकरार रहा, जिस वजह से मैंने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। फिर इस घटना के ठीक 7 महीने के बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया तो एक शाम मेरे घर पर एक बहुत बड़ा आदमी आया। गले में सोने की मोटी चैन, महंगी घड़ी, ब्रांडेड सूट और ऊपर से उसका गोरा चेहरा जो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। दोस्तों, अभी मैं उस आदमी को ऊपर से नीचे तक फटी नज़रों से घूर ही रहा था कि तभी उसने अचानक से मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे सुखदेव भैया, ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे पहचाने नहीं क्या? तो मैं चौंक गया। हालांकि उसकी आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी तो ज़रूर लगी, पर मुझे ये भी अच्छे से पता था कि मेरी जान पहचान में ऐसा कोई है ही नहीं जो इतना अमीर हो। मैं अभी उसे भौचक्की भरी नज़रों से घूरी रहा था कि तभी उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं अर्पित। और जैसे ही उसने अपना नाम अर्पित लिया तो वैसे ही मैं और ज़्यादा चौंकते बोला, अर्पित, ये क्या, तेरी इतनी कायाकल्प कैसे हो गई कि तू बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है? दरअसल दोस्तों, अर्पित बचपन से ही काला था। ऊपर से उसके चेहरे पर बहुत सारे गड्ढे थे, पर अब ना सिर्फ उसका गोरा चेहरा चमक रहा था, बल्कि अब उन गड्ढों का भी कोई नामो निशान तक नहीं था जो कि कुछ महीनों भर पहले थे। और अब सवाल ये था कि इतना चमत्कार हुआ कैसे। पर इससे पहले मैं अर्पित से इस बारे में कुछ और पूछता कि तभी उसने मुझसे सवाल करते पूछा, अच्छा सुखदेव भैया, आपको वो ट्रेन वाला भिखारी याद है? दोस्तों, जैसे ही अर्पित ने उस ट्रेन वाले भिखारी की बात छेड़ी तो वैसे मेरे बदन में एक सिरहन कौंध गई। अचानक ही मेरा बदन पूरा पसीना छोड़ने लगा। अब एक बार फिर मुझे उस डर का एहसास होने लगा जो कि उस रात मैंने महसूस किया था। वहीं दूसरी ओर मेरे चेहरे पर सिकन आते देख अर्पित बोला, भैया, उस रात आप इकलौते नहीं थे जो उस भिखारी की भविष्यवाणी के शिकार हुए। आपके अलावा 2 लोग और भी मौजूद थे और उस दूसरे ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप भी उस ट्रेन वाले भिखारी से मिले थे। उस आदमी ने आपको उस रात कुपन स्टेशन पर देखा था, क्योंकि उस ट्रेन वाले भिखारी ने आप दोनों की एक जैसी भविष्यवाणी की थी। दरअसल जब वो आदमी उस ट्रेन वाले भिखारी से टकराया तो उस वक्त मैं भी वहीं ट्रेन के गेट पर ही खड़ा था, और जब उस भिखारी ने उस आदमी का नाम लेते हुए कहा कि आज की रात उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है, तो वो आदमी उस भिखारी को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला गया। वहीं मैं उनकी झड़प देखकर
मन ही मन मुस्कुराने लगा था। पर जब अचानक से उस भिखारी ने मेरा नाम लेते हुए कहा कि अर्पित, तुम अतुल की किस्मत चुराना चाहते हो ना, तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो जिसे मैं ट्रेन का भिखारी समझ रहा हूँ वो तो कोई पहुँची हुई चीज़ है। क्योंकि उसने सिर्फ मेरा नाम ही नहीं बल्कि वो भी बता दिया था जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता था। दरअसल अतुल को मैं जब भी देखता था तो मैं यही सोचता था कि काश मेरी किस्मत भी अतुल की जैसी हो जाए। दरअसल अतुल पैसे वाला तो था ही, पर साथ ही में वो इतना हैंडसम था कि हीरो भी उसके आगे फीके थे, जिस वजह से लड़कियां भी उसके अगल बगल मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती थी। और मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहता था। और यही वजह थी कि उस रात में उस भिखारी के आगे हाथ जोड़कर वहीं उसके सामने खड़ा हो गया और बिना कोई सवाल किए बोला, हाँ महाराज, मुझे अतुल की किस्मत चाहिए। और मेरा समर्पण देखकर वो बोला, दुनिया में हर चीज़ हासिल हो सकती है, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। और इतना बोलकर उस भिखारी ने मुझसे कहा, कल रात को तुम काले रंग का कुर्ता पहनकर सोना और जैसे ही तुम्हें पायल की आवाज़ सुनाई दे तो वैसे ही कुर्ते की जेब में हाथ डालना, जिसमें तुम्हें एक पर्ची मिलेगी और उस पर्ची में जो भी लिखा हो उसे अच्छे से याद कर लेना और सुबह होने से पहले उस पर्ची को जला देना। अगर तुमने उस पर्ची पर लिखे सारे काम कर लिए तो उस दिन से अर्पित की किस्मत तुम्हारी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो भिखारी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे कूद गया और मैं वहीं किसी बेजान मूर्ति की तरह रात भर खड़ा ही रहा। दोस्तों, अभी अर्पित ये सब बता ही रहा था कि इसी बीच उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। पर यह घंटी किसी फ़ोन कॉल की नहीं थी बल्कि अलार्म की थी। अलार्म के बजते ही अर्पित उसी वक्त निकल गया, मानो उसे किसी बात की जल्दी हो। पर जाते जाते वो ये बोल गया कि वो फिर से आएगा। वहीं अर्पित के जाने के बाद अर्पित की बातें मेरे दिमाग में अब घूमने लगी थी। मेरे जहन में बार बार यही सवाल कौंधने लगा कि वो ट्रेन वाला आदमी था कौन। खैर, मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे सकता था तो शायद वो अर्पित ही था, इसलिए मैं उसके आने की राह देखने लगा। पर जब अगले 5 दिन बीत गए तो मैं खुद ही अर्पित से मिलने उसके घर चल पड़ा। पर जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां मुझे पता चला कि वो 6 महीने से घर पर नहीं लौटा है। अब ये सब जानने के बाद मैं बिना कोई बात किए वापस से घर लौट आया। और फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और फिर एक शाम अर्पित लौटा और मुझे एक काला कुर्ता और एक पर्ची देते हुए बोला, हो सके तो मेरे घर वालों का ध्यान रखना, अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। अगर आपको कभी मुझसे बात करनी हो तो ये कुर्ता पहनकर सोना और जैसे ही पायल की आवाज़ सुनाई दे तो कुर्ते के जेब में हाथ डालना, तो उसमें से एक पर्ची मिलेगी और उस पर्ची में लिखा होगा कि मैं कहाँ मिलूँगा। दोस्तों, इतना बोलकर वो उसी वक्त बिना मेरी बात सुने चला गया, जिसके बाद अर्पित फिर नहीं लौटा। यहाँ तक कि जब मैंने उसके मालिक के बारे में पता किया तो पता चला कि उसके मालिक का बेटा बड़ा ही रहस्यमय तरीके से मरा। वहीं उस ट्रेन वाले भिखारी का रहस्य भी बना ही रहा। वैसे तो मेरे पास आज भी अर्पित का दिया हुआ वो कुर्ता है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी भी उसे पहनने की। मैं अभी भी ये मान के बैठा हूँ कि जो भी हुआ वो मेरी किस्मत थी, इसलिए अब मुझे किसी भी पछेड़े में नहीं पड़ना है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।